क्वेश्चन 8। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता के क्या मायने हैं? ऑप्शन ए, किसी स्थिति के एक से ज्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता। ऑप्शन बी, सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना। ऑप्शन सी, मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना। ऑप्शन डी, दूसरों के अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रीयता दूसरों को अनुभव व सांसारिक दृष्टिकोण को अपने दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति है। यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था अर्थात पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के दौरान बच्चों में उत्पन्न होती है, जिसमें बच्चे यह मानने लगते हैं कि संपूर्ण दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है और जो भी सोचते हैं या कहते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। क्वेश्चन 9। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शन ए, अनुबंधन का। ऑप्शन बी, पुनर्बलन का। ऑप्शन सी, सांस्कृतिक परिवेश का। ऑप्शन डी, स्कीमा का। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक परिवेश का। एक्सप्लेनेशन। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक परिवेश के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा भिन्न प्रकार से सीखते हैं। इसलिए सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास और अधिगम के मुख्य निर्धारक है। क्वेश्चन 10। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी? ऑप्शन ए, सहस्वर के रटने को। ऑप्शन बी, सहयोग आत्मक सीखने को। ऑप्शन सी, इनाम व सजा को उपयोग को। ऑप्शन डी, प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सहयोग आत्मक सीखने को। एक्सप्लेनेशन। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा सहयोगात्मक सीखने के महत्व दी जाएगी। वाइगोत्स्की के सहयोगात्मक अधिगम युक्तियां विद्यार्थियों के सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता करने पर केंद्रित है। इसमें 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। सहयोगात्मक अधिगम छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन 11। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत ने नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। उसने किए थे 6 चरण प्रतिपादित। एक्सप्लेनेशन। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के 6 चरण प्रतिपादित किए हैं। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए 3 अवस्थाओं के 6 चरणों को सार्वभौमिक मानते हैं। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों में विभाजित किया, जो इस प्रकार है। नंबर 1, पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था जो 4 से 7 वर्ष है। नंबर 1, आज्ञाकारिता और सजा। नंबर 2, आत्म अभिरुचि और प्रतिफल। नंबर 2, पारंपरिक नैतिक अवस्था जो 10 से 13 वर्ष मानी गई है। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। और नंबर 4, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। नंबर 3, तीसरी अवस्था उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था जो 13 से 16 वर्ष मानी। इसका 5वां चरण सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार। 6ठा चरण सार्वभौमिक सिद्धांत। क्वेश्चन 12। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों को
व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास, ऑप्शन बी सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन डी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कानून और व्यवस्था अभिन्यास। एक्सप्लेनेशन। गोलबर्ग के नैतिक विकास के कानून और व्यवस्था अभिविन्यास चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इस चरण में सामाजिक नियम और कानून व्यवहार को निर्धारित करते हैं। व्यक्ति इस चरण में सामाजिक कानून के एक बड़े परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है तथा नैतिक निर्णय लेना दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंधों के विचार अधिक हो जाता है। क्वेश्चन 13 हावर्ड गार्डनर के सिद्धांतों के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? ऑप्शन ए स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन बी भाषाई बुद्धि, ऑप्शन सी शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। एक्सप्लेनेशन। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि अधिक होती है। शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि गार्डनर द्वारा दी बुद्धि के प्रकारों में से एक है। यह समस्याओं को हल करने के लिए पूरे शरीर या शरीर के कुछ हिस्सों का उपयोग की क्षमता को दर्शाती है। यह शारीरिक गतिविधियों के समन्वय करने के लिए मानसिक क्षमताओं का उपयोग करने की क्षमता है। क्वेश्चन 14। यह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी? ऑप्शन ए जेंडर समानता को, ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िबद्धता को, ऑप्शन सी जेंडर भूमिका में लचीलापन, ऑप्शन डी जेंडर समता। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िबद्धता। क्वेश्चन 15 बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है, ऑप्शन बी आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है, ऑप्शन सी मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्व मूल्यांकन शामिल नहीं होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन। आकलन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमें यह ज्ञान होता है कि कोई बच्चा अधिगम को किस स्तर तक सीखा है या किस स्तर तक अधिगम को ग्रहण करने में समर्थ रहा है। बच्चों का आकलन उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक प्रक्रिया है। एक बच्चे की प्रगति को अवगत कराने का एक माध्यम भी है। अतः आकलन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। यह कथन बच्चों के आकलन के बारे में पूर्णतः सत्य है। क्वेश्चन 16 निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता? ऑप्शन ए विभेदित निर्देश, ऑप्शन बी सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, ऑप्शन सी पृथकीकरण और नामीकरण, ऑप्शन डी सहयोग पूर्ण सीखना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पृथकीकरण और नामीकरण। एक्सप्लेनेशन। पृथकीकरण और
नामीकरण समावेशी शिक्षा का भावना का पालन नहीं करता, जबकि विभेदित निर्देश सीखने के लिए नामीकरण सहयोगपूर्ण सीखना, भय मुक्त सीखना तथा स्वतंत्र एवं सहज रूप में सीखने में समावेशी शिक्षा की भावना का पालन करता है। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो सभी के लिए शिक्षा की बात करती है। समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक साथ बैठाकर एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाती है। यह भेदभाव रहित शिक्षा प्रणाली है जो सभी बच्चों के लिए शिक्षा की बात करती है। क्वेश्चन 17, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभव को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? ऑप्शन ए, सभी बच्चों को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी, केवल प्रभावशाली समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी, केवल वंचित समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन डी, अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वयं के लिए। क्वेश्चन 18, शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हों। ऑप्शन ए, पहिया कुर्सी या व्हील चेयर। ऑप्शन 2, वॉकर। ऑप्शन 3, उभरा हुआ हैंड रेल के साथ रैंप। ऑप्शन 4, उभरा हुआ टाइल। ऑप्शन 5, ब्रेल प्रणाली। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा 1, 2, 3। ऑप्शन ए 1, 2, 3। ऑप्शन ए आंसर, इसका आंसर है 1, 2, 3। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता से जूझने वाली छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। ऑप्शन बी, 2 फीट की दूरी के परे चीज नहीं देख सकते। ऑप्शन सी, एक ही गतिक क्रिया को बार बार करते हैं। ऑप्शन डी, 70 डेसिबल की आवाज नहीं सुन सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। एक्सप्लेनेशन, अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषता यह है कि ये पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं। अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों के बुद्धि परीक्षणों का संचालन करके एक अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की पहचान की जा सकती है। अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की पहचान, ऐसे छात्र अति सक्रियता के शिकार होते हैं। ऑप्शन नंबर 2, सामान्य समन्वय का इनमें अभाव रहता है। नंबर 3, भावनाओं के प्रति अस्थिरता रहती है। नंबर 4, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में अरुचि। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली बच्चों की किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन बी, प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत ही सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए। ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है। ऑप्शन डी, प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट
जरूरतें होती है जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन। ऐसे बच्चे जिनकी मानसिक आयु, योग्यता एवं क्षमता अपने आयु वर्ग के बच्चे से अधिक होती है, प्रतिभाशाली बच्चा कहा जाता है। ऐसे बच्चों की अभिव्यक्ति में नवीनता और जिज्ञासा सदैव रहती है, इसीलिए इस प्रकार के बच्चों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, अतः इन बच्चों की सीखने की कुछ विशिष्ट जरूरतें होती हैं जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नजरअंदाज कर दिया जाता है, ताकि सामान्य बच्चों के साथ इनका समन्वय स्थापित किया जा सके। क्वेश्चन 21। माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा, ऑप्शन बी निष्क्रिय श्रवण द्वारा, ऑप्शन सी प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर, ऑप्शन डी पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसी क्रियाओं में बच्चे सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं तथा स्वयं के द्वारा करके सीखने का अवसर उपलब्ध होता है, जिससे पूछताछ आधारित शिक्षा यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो खोज के माध्यम से सीखने पर बल देता है। यह सक्रियता के साथ सीखने का एक रूप होता है। यह मुख्य रूप से सोच, चिंतन और समस्या को सुलझाने के कौशल के विकास और अभ्यास से संबंधित होता है। क्वेश्चन 22। समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती है। ऑप्शन तर्क अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है, न कि समाजवादी। इसका आंसर होगा सही विकल्प को चुने। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए की आर से ही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल में बाधा डालती हैं। गलत है, क्योंकि समकक्षियों से चर्चा व संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां समस्या समाधान के कौशल में सहज अवसर उपलब्ध कराती हैं तथा अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है, न कि सामाजिक। यह तर्क गलत है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है और उसी के अनुरूप वह अधिगम करता है। ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन 23। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? महारत उन्मुख, ऑप्शन बी प्रदर्शन उन्मुख, ऑप्शन सी विफलता को स्वीकारने वाले, ऑप्शन डी असफलता से बचने वाले। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए महारत उन्मुख। एक्सप्लेनेशन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को महारत उन्मुख लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लक्ष्य निर्धारण के द्वारा बच्चे अपने समय और संसाधनों को अधिक कुशलता से केंद्रित करना सीखते हैं। ये लक्ष्य सीखने के पारस्परिक मानकों के आधार पर उपलब्धि के माध्यम से छात्रों का ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन 24। एक व्यक्ति की धारणाएं जिसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? ऑप्शन ए मुझमें जन्मजात कोई क्षमताएं मौजूद नहीं है, ऑप्शन बी शिक्षक हमेशा कठिन प्रश्न पत्र बनाते हैं, ऑप्शन सी अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी
भूगोल शास्त्र में मेरे कभी भी अच्छे अंक नहीं आए और मेरे प्रयास करने पर भी इसमें अच्छे अंक नहीं आ सकते। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। ऐसी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी। एक व्यक्ति की सकारात्मक धारणाएं व्यक्ति को जीवन की परिस्थितियों में सामंजस्य बैठाने और प्रत्येक परिस्थितियों को सहज रूप में स्वीकार करने की क्षमता का विकास करती है तथा स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति सकारात्मक धारणाएं विकसित करती है। क्वेश्चन 25, संरचनावाद का सिद्धांत। ऑप्शन ए सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। ऑप्शन बी जानकारी के स्मरण व उनके प्रत्यास्मरण को परीक्षा पर जोर देता है। ऑप्शन सी शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है। ऑप्शन डी निष्क्रिय अनुकरण की अधिगम्य भूमिका पर जोर देता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। एक्सप्लेनेशन। संरचनावाद का सिद्धांत सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। विल्हेम वुंट संरचनावाद के प्रतिपादक थे। संरचनावाद का सिद्धांत जानकारी के चिंतन व समालोचनात्मक विचारों पर जोर देता है। शिक्षकों की लोकतांत्रिक भूमिका पर जोर देता है तथा सक्रिय अनुकरण की अधिगम्य भूमिका पर जोर देता है। संरचनावाद के केंद्र बिंदु में विद्यार्थी रहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है और वह स्वयं के पूर्व अनुभव के साथ विद्यालय में प्रवेश करता है। क्वेश्चन 26, बच्चे निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं जो उनके लिए अप्रासंगिक है। ऑप्शन बी जो वह पहले से समझते हैं। ऑप्शन सी जो उनके लिए अज्ञात है। ऑप्शन डी जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे हैं। इसका आंसर होगा जो वे पहले से समझते हैं। ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन। बच्चे जो पहले से समझते हैं उसके आधार पर वे अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे निम्नलिखित आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं। नंबर 1 जो उनके लिए प्रासंगिक है। नंबर 2 जो उनके लिए ज्ञात है। नंबर 3 जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से संबंधित है। जो उनके लिए सहज व सरल है। जो उनके परिवेश से अंतर संबंधित है। क्वेश्चन 27, संज्ञान व संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है। संज्ञान व संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऑप्शन बी संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से गुथे हुए और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक्सप्लेनेशन। संज्ञान व संवेगों के बीच एक दिशात्मक गतिशील परस्पर क्रिया है और एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध भी है। संज्ञान व संवेगों के बारे में निम्न कथन सत्य है। संज्ञान व संवेग की प्रक्रियाएं एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। संज्ञान व संवेग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग स्मृतियों के कूट लेखन और पुनर्प्राप्ति को सुसाध्य करते हैं। क्वेश्चन 28, किन शैक्षिक परिणामों द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए अन्वेषण और प्रयोग द्वारा। ऑप्शन बी अधिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास के द्वारा। ऑप्शन सी चर्चा और बहस के द्वारा। ऑप्शन डी निष्क्रिय सुनने के कौशल द्वारा। इसका आंसर होगा
आंसर डी, आंसर डी। क्वेश्चन 29, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? ऑप्शन ए, उन्हें अनदेखा करना चाहिए। ऑप्शन बी, उन्हें निष्क्रिय रटने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए। ऑप्शन डी, भ्रांतियों के प्रति उत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया करवाने चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण भ्रांतियों के प्रति उत्तर हेतु चर्चा को मौके मुहैया करवाने सुझाव देता है, क्योंकि चर्चा और बहस के माध्यम से विद्यार्थी सहज तरीके से सीखते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण बच्चों की विचार करने और उनको हल करने की अनुमति प्रदान करता है। जीन पियाजे महोदय ने रचनात्मक दृष्टिकोण को बहुत प्रभावित किया है। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियां शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।